नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जहां 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सूबे की महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो 8 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने इस बार दो महिलाओं को टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने दुर्ग से प्रतिमा चंद्राकर और कोरबा से ज्योत्सना चरणदास महंत को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने रायगढ़ से गोमती साय और सरगुजा से पूर्व मंत्री रेणुका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। उम्मीदवार अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ स्वास्थ्य, कानून और हर किसी को न्यूनतम आय का अधिकार दिलाने जैसे दावों को लेकर मैदान में पहुंचेगी, तो वहीं भाजपा मोदी सरकार के कामों और छत्तीसगढ़ में रमन सरकार की 15 साल की उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस को टक्कर देगी। कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि भाजपा के पास ना ही मुद्दे हैं और ना ही जनहित से जुड़ी योजनाएं। ये तो समझ से परे है कि किन मुद्दों और किन दावों के साथ भाजपा चुनाव लड़ रही है। आज राहुल गांधी जी ने बड़ी बात करके लोकसभा चुनाव में आय का अधिकार देने की बात की, न्यूनतम आय का अधिकार की बात की। हम स्वास्थ्य के अधिकार देने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, क्या सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी किसी अधिकार को देने की बात कर रही है? जो कभी राम जी को नहीं हुए, जो कभी देश की जनता के नहीं हुए, वो आखिर किन मुद्दों के और किन आधार पर जनता से वोट मांगेगी? भावनाओं को कुरेद कर, भावनाओं से खिलवाड़ करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति जो करने का प्रयास कर रही है वो उसमें सफल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस ने जहां 2 महिलाओं को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी 2 महिलाओं को 2 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीचंद्र सुंदरानी ने कहा कि भाजपा की जीत निश्चित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के 5 साल बनाम कांग्रेस के 55 साल को जनता जानती है और छत्तीसगढ़ में 15 साल की रमन सरकार की उपलब्धियों को भी जनता ने देखा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में आने का उन्होंने दावा किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 महिलाओं को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने किसको टिकट दिया इससे हमें कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियां 55 साल कांग्रेस की सरकार और 5 साल भाजपा की सरकार, 55 साल बनाम 5 साल की सरकार के मुद्दे को लेकर जाएंगे और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की जो अच्छी योजना जनहित में, उसके बारे में। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 3 चरणों पर मतदान होगा। प्रथम चरण का मतदान 11 अप्रैल को बस्तर में, दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव और उसके साथ बाकी 7 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और मैदान में उतरने की तैयारी में है। फिलहाल नामांकन का दौर जारी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी 11 में से कितनी सीटें अपने कब्जे में कर पाती है। कैमरामैन दीपक बावनकर के साथ राजेश निषाद, अनादि न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। दोनों ही पार्टियों ने 11-11 सीटों पर अपने नाम सामने रख दिए हैं। वहीं जेसीसी-जे और बसपा भी गठबंधन के साथ मैदान में दिखाई देंगे। दोनों ही प्रमुख पार्टियों की अगर बात करें, कांग्रेस और बीजेपी, मुद्दे इनके अलग अलग हैं, लेकिन 2-2 महिला कैंडिडेट को इनने मैदान में उतारा है। मुद्दे जिस पर बात हो रही है वो है, बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 5 साल बनाम 55 साल की सरकार को लेकर मैदान में है और साथ ही साथ जो रमन सरकार ने काम किए थे 15 साल, उसको लेकर भी मुद्दे बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी जो हाल ही में राहुल गांधी जी ने ऐलान किया
न्यूनतम आय को लेकर, उसको लेकर मैदान में हो, और अब भूपेश बघेल साहब ने जो अब तक काम करके दिखा दिए हैं उसको लेकर मैदान में है। तो इसी को लेकर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। राजेश, किस तरह से देखा जाए, दोनों ही पार्टियां मैदान में, दोनों ही पार्टियों ने महिला उम्मीदवार यानी महिला शक्ति को आगे बढ़ाया है। इस मामले में तो दोनों इज इक्वल टू पोजीशन पर आ गए। अब रही बात मुद्दों की, तो मुद्दों में कितना दम है बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दे भी पता है, बीजेपी के मुद्दे भी पता है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक खेल गए हैं राहुल गांधी ऐन मौके पर, जहां पहले चरण के चुनाव में बहुत कम समय बचा है। किस तरह से देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता कैसे देख रही है इसे? निश्चित तौर पर पारुल, जिस तरह से जो है लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद दोनों पार्टियां तैयारी पे भी जुट गई है। अब तो नामों के उम्मीदवारों की भी घोषणा यहाँ तक जो है दोनों पार्टियों ने कर दी है। इसके साथ साथ बसपा भी है यहाँ पे और जो भी कांग्रेस भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस पर देखने को मिल रहा है तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव को लेकर के अपनी कमर भी कस चुकी है, और यहाँ पे जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मुद्दे जो है पारुल, मुद्दे जो है कांग्रेस जो है लगातार जो अभी जो जिस तरह से उनकी नई सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तो जिस तरह से वो किसानों की ऋण माफी है या तो फिर आदिवासियों की जमीन की बात हो, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के कांग्रेस जो है इस वक्त जो चुनावी मैदान पे उतरी हुई है। इसके अलावा राहुल गांधी आए हुए थे यहाँ छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, तो राहुल गांधी ने भी यहाँ पे एक बात कही थी, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने एक अहम बयान यहाँ पे जारी किया था कि स्वास्थ्य को लेकर के हम सभी को जो है स्वास्थ्य का एक अधिकार दिलाएंगे। तो इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो चुनावी मैदान पे यहाँ पे उतर चुकी है, और इसके अलावा शिक्षा को लेकर के भी वो कांग्रेस जो है यहाँ पे मैदान पे नजर आ रही है। और वहीं कहीं ना कहीं अगर भाजपा की यदि बात की जाए तो भाजपा जो है नरेंद्र मोदी के जो तमाम जो कार्य थे उसको जो है आम जनता तक उस बात को पहुंचा रही है और उन्हें जागरूक करने की भी कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार ने ये दावे किए हैं, ये वादे भी किए थे जिन्हें हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। तो ये तमाम जो दावे थे और जितने जो घोषणा पत्र किए हुए उन घोषणा पत्र के द्वारा जो है बीजेपी और कांग्रेस जो है जनता तक पहुंच रही है। जी राजेश, दो चर्चित सीटें और कठिन भी मानी जा रही थी, क्योंकि ऐन मौके पर 9 सीटों का ऐलान करने के बाद 2 सीटों पर कांग्रेस थोड़ी सी चुप हो गई थी। दुर्ग और कोरबा, यहां से 2 नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कितने दमदार ये 2 नाम होंगे? प्रतिमा चंद्राकर भूपेश बघेल साहब की करीबी मानी जाती हैं, ज्योत्सना चरणदास महंत साहब की धर्मपत्नी है। तो ये 2 सीटें हैं जिसको लेकर लगातार बात कर रहे थे, और महिला कैंडिडेट को उतारा है, तो कितना मुकाबला कड़ा होने वाला है, या फिर जानबूझकर ही ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं कि पता है कि क्या होने वाला है इस सीट पर? देखिए वरुण, दोनों जो सीटें हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि दुर्ग जो लोकसभा सीट है वहाँ जो है तमाम जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो वहाँ के विधायक हैं, क्योंकि वो उनका क्षेत्र पर वहाँ से दुर्ग से 4 मंत्री वहीं से आते हैं, और इसके अलावा खुद स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, और यहाँ पे जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति पे नजर आ रही है। लेकिन यही यदि अगर बात कोरबा की जाए तो कोरबा में जो है चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी जो पत्नी है ज्योत्सना महंत, उनको कांग्रेस ने वहां पे मैदान पे उतारा है वहां पे। लेकिन एक चीज वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो है स्वयं अजीत जोगी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अजीत जोगी का मरवाही क्षेत्र भी वहीं से आता है, विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो, और वहां से काफी लंबे वोटों के अंतराल से जीतते हैं। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन कहा जाए कि आरक्षण के मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस उठा रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों से ही इस बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ने ही 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। और बीजेपी से केदार गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। राजेश, मैं आपके पास लौटती हूँ। केदार जी, बहुत स्वागत अनादि टीवी में आपका। नमस्कार। गुप्ता जी, किस तरह से देखते हैं 2 कैंडिडेट आपने भी विमेन उतारे हैं, 11 लोकसभा सीटों में 2 को आपने चांस दिया है, विमेन कैंडिडेट हैं, एन मौके पर 2 विमेन कैंडिडेट यहाँ कांग्रेस ने भी उतार दिए हैं। मुद्दों पर बाद में सवाल पूछूंगी, पहले इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हर चीज में नकल मार रही है, और जिससे नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो खाली भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते में चली है उस रास्ते में ये दिखावा करके चल रहे हैं। इन्होंने पहले कभी भी महिलाओं को आगे राजनीति में लाने के लिए कभी अवसर नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही पंचायती राज में जो महिलाओं के लिए आरक्षण किया था वो पहला आरक्षण था कि महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, और ये पंचायत क्षेत्र से जब राजनीति का अनुभव इनको आएगा उसके बाद महिलाएं आगे होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में, और कांग्रेस इसके अपोजिट
खाली सत्ता में बैठना चाहती है। उसके लिए चाहे उनको महिलाओं का सहारा लेना पड़े, चाहे किसानों को गुमराह करने के लिए झूठे वादों का सहारा लेना पड़े। मुद्दों पर बात करें तो मुद्दों को लेकर किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि हाल ही में मास्टर स्ट्रोक तो दे दिया है राहुल गांधी ने, और इससे पहले भी राइट टू हेल्थ जैसी बातें और किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आगे ही दिखाई दे रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। नहीं, वो फ्रंट फुट पर खेलना उसे कैसे कह सकते हैं? आप अगर योजनाओं की बात करें और जनता की लाभ की बात करें तो विश्व में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिन्होंने किसी गरीब को घर बनाने के लिए पहले पैसा भेज दिया। आपने भी अपने जीवन में नहीं सुना होगा कि कोई सरकारी धन जब काम शुरू ही नहीं हुआ उसके पहले पैसा आ जाता है बैंक अकाउंट में, और उसके बाद वो हितग्राही अपने घर का निर्माण शुरू करता है। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ। उसके बाद आप देखें तो आयुष्मान योजना, जिसमें गरीब को 5 लाख रुपए, एक परिवार को 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने की छूट है। तो 5 लाख और 1,35,000, 6,35,000 तो एक परिवार को ऐसा ही मिल गया। उसके बाद आप देखें तो मनरेगा जैसी योजना इन्होंने चालू तो की थी, पर वो सरपंच के थ्रू पेमेंट होता था, तो आधा तो पैसा वहीं गबन हो जाता था। अब इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर 30 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाया मोदी जी ने, पारदर्शिता की और गरीबों के सहयोग करने की पहली लाइन आप देखें कि गरीबों का बैंक अकाउंट खुले ताकि सरकारी सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे, बीच में कोई बिचौलिया ना रहे। रीजन ऐसा होना चाहिए। आप देखें, अगर आप बात करते हैं किसानों की, तो जब 2001-2 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उस समय 28-30 लाख टन धान का उत्पादन होता था और करीब 60,000 नलकूप कनेक्शन थे। 2003 में करीब 32-35 लाख टन धान का उत्पादन हुआ, और रमन सरकार जब तक थी, आप देखें डॉक्टर रमन सरकार के रहते रहते 117 लाख टन धान का उत्पादन हुआ। तो कहाँ 35 लाख टन और कहाँ 117 लाख टन। तो किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 25,000 नलकूप के कनेक्शन थे वो बढ़ाकर 5 लाख किए, 24 घंटा बिजली अवेलेबल की। ठीक है केदार जी, ये तो वो काम रहे जो आपकी सरकार की उस वक्त आप कर पाए। एक लाइन और सुन लीजिए, अगर 117 लाख टन धान हो रहा है, वो बाजार में बिक रहा है, तो उसका पैसा किसे मिल रहा है? वही किसान को ना, जिसको 35 लाख टन का पैसा मिलता था। तो निश्चित रूप से हमने आत्मनिर्भरता के लिए काम किया है, और कांग्रेस पार्टी उसकी नकल मारकर फ्री में बांटना चाहती है, जिससे किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा। परंतु आने वाले समय में हम और ऐसी योजना लाएंगे जिससे आत्मनिर्भरता के साथ साथ, जब चुनाव है उस वक्त आप ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में नई योजनाएं लाइए। आप अभी प्रेजेंट में बात कीजिए ना। प्रेजेंट में तो एक के बाद एक गेम प्ले कर रही है, चालें चल रही है कांग्रेस, लेकिन आपके मॉडल तो फेल बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं है। ये घोषणाएं करके चुनाव नहीं जीता जाता, विश्वास अर्जित करना पड़ता है देश का, और वो विश्वास मोदी जी ने अर्जित किया है। आपको मैं बता रहा था इतनी चीजें उन्होंने विश्वास अर्जित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे जब चुनाव थे विधानसभा के, उससे पहले, उसके बाद भी विश्वास नहीं कर पाई जनता। हम उस हार को स्वीकारते हैं। हमारी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस ने जो जुमलेबाजी की उसको लाभ हुआ, और कहीं न कहीं हम अपने सरकारी तंत्र के काम ठीक नहीं करने के कारण हारे, हम उसको स्वीकार करते हैं। उसमें केंद्र सरकार तो तंत्र तो वही मिला है ना तोहफे में, कांग्रेस को भी तंत्र थोड़ी ना बदल दिया उन्होंने, वो भी तो वही काम कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, और विधानसभा में कहीं ना कहीं हमारी इनकम्बेंसी थी। लेकिन जो अभी आम चुनाव है सर, उसमें राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं ना, उनके जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं तीनों राज्यों में जहां जीत मिली है, वहां तो वो यही कह रहे हैं ना कि जो राज्यों में हमने किया वो हम केंद्र की में सरकार आने के बाद भी करेंगे। तो फॉर्मूला तो यहीं से वो बता रहे हैं कि हमने जो जैसा यहाँ पर अपने वादों को निभाया वैसा हम करेंगे। उससे कहीं ज्यादा मोदी जी की सरकार अभी जनता की सेवा कर रही है और दे रही है। मैंने वही तो बताया, वो 72,000 की बात करते हैं, राइट टू हेल्थ की बात करते हैं। राइट टू हेल्थ के लिए तो हमने 5 लाख रुपए दे दिए आयुष्मान योजना के तहत, कि कोई भी गरीब व्यक्ति अब बीमार पड़ेगा तो उसे अपना घर और खेत बेचने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का राइट टू हेल्थ नहीं है। शब्द बदल जाने से क्या होता है कि लोग आकर्षित हो जाएंगे। अरे सीधा लाभ हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। और आप देखें
कि देश की जनता को, पूरी जनता को कैसे लाभ हुआ। आप आवास योजना, अगर आप घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, वो पहले 11% में मिलता था कांग्रेस सरकार में, जो आज घट के 8.5% है। चलिए मैं लौटती हूँ सर, क्योंकि आप तो पुराने वो सारी बातें बता चुके हैं जो विधानसभा चुनाव में भी आपके तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं ने कही, लेकिन उसका मैजिक चल नहीं पाया विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में तो अब बड़े नेताओं की बात हो जाती है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं भाषणों में, वो हम रोज सुनते हैं। ठीक है, मैं समझ लेती हूँ। राजेश, क्या कहेंगे आप? केदार जी को बड़े सुकून से हमने सुना। कांग्रेस प्रवक्ताओं को हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो जुड़ सके हमारे साथ, लेकिन फिलहाल बीजेपी की अगर बात करें तो गुप्ता साहब का साफ तौर पर अपनी पार्टी को लेकर यही कहना है कि जो उन्होंने काम किया वो फिलहाल सरकार तो नहीं कर पा रही है। देखिए पारुल, निश्चित तौर पर जो केदार गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को मिला, जैसे आयुष्मान योजना की जो उन्होंने बात की, आयुष्मान योजना को जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो सरकार ने उन्होंने बंद कर दिया। उसकी जगह पे सरकार जो है राइट टू हेल्थ सिस्टम जो है वो लागू करना चाहती है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं इस पे आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, और उन्होंने इसको लेकर के साफ तौर से कहा है कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम राइट टू हेल्थ लाएंगे, हर किसी एक व्यक्ति को हम हेल्थ का एक अधिकार देंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोगों को आपको यहाँ राजेश टी.एस. सिंहदेव साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिंहदेव साहब, बहुत स्वागत अनादि टीवी में आपका। टी.एस. सिंहदेव साहब सुन पा रहे? सिंहदेव साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, उनको लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से कोशिश करते हैं, शायद फोन फिर से कनेक्ट हो पाए। राजेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। निश्चित तौर पर देखिए पारुल, कि जिस तरह से जो है अब राहुल गांधी भी उसको लेकर के राइट टू हेल्थ को लेकर के जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो है राहुल गांधी का एक और बयान सामने आया है, जिसपे वो जो है सभी को समान जो न्यूनतम दर की जो बात की जा रही थी कांग्रेस की ओर से लगातार, तो उसको लेकर के राहुल गांधी ने भी अभी बयान जारी किया है कि न्यूनतम आय योजना जो हमारी सरकार अगर आती है केंद्र पे तो हम उसको लागू करेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है वोटरों को जो है साधने की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो है जो तमाम जो किसान हैं उनको लेकर के भी यहाँ पे कांग्रेस जो है उनके मुद्दे को लेकर के जो है घर घर तक वो पहुंच रही है। तो ऐसे जो तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के कांग्रेस यहाँ पे चुनावी मैदान पे है, और भाजपा जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पे जो है वो उनकी योजनाओं को जो है जितने भी तमाम जो उन्होंने योजना जो बनाए थे उनको जो है जन जन तक पहुंचा करके वो जो चुनावी मैदान पे उतरते हुए नजर आ रही है। ठीक है, मैं लौटती हूँ राजेश आपके पास। तो जनता के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में भी आए और जनता के मुद्दों को लेकर वो बात भी कर रहे हैं। गुप्ता जी, लेकिन इन मुद्दों में कितना दम है इस बार, क्योंकि जो वेव्स पिछले चुनाव में थी वो वेव्स इस बार नहीं है। आप एक प्रवाह में बह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जी बताएं। आप एक बात को मुझे बताइए, आपके संवाददाता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना बंद कर दी गई है, फिर उन्होंने तत्काल कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो राइट टू हेल्थ देंगे। तो क्या आप गरीब बीमार उनसे पूछकर पड़ेगा कि मैं अभी बीमार नहीं पड़ता हूँ साहब, आपकी सरकार आएगी और सरकार आने के बाद जब आप राइट टू हेल्थ दे देंगे उस समय बीमार पड़ूंगा। ये कैसी राजनीति है? ये कैसी राजनीति है, मैं समझ लेती हूँ। खुद टी.एस. सिंहदेव साहब एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंहदेव साहब, बहुत स्वागत अनादि टीवी में आपका। जी जी, नमस्कार, प्रणाम। सिंहदेव साहब, 2 विमेन कैंडिडेट आपने ऐन मौके पर आपकी पार्टी ने उतारे हैं, वहीं मुद्दों को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। पहले विमेन कैंडिडेट पर बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि आप फॉलो कर रहे हैं बीजेपी को। फॉलो करने की बात नहीं है, एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, और जब तक महिलाओं के लिए आरक्षण हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे आप लोगों को दिक्कत होगी, सभी राजनीतिक दलों को दिक्कत होगी। ओडिशा में जरूर नवीन पटनायक जी ने एक नई महिलाओं को लोकसभा में 21 में से 7 उतारा है, लेकिन वहां भी विधानसभा में उनकी इंतजाही नहीं किया। एक यह दिक्कत है, और मुझे लगता है कि इसका वास्तविक हल आरक्षण ही है। आयुष्मान योजना बंद करने को लेकर क्या कहेंगे सर? उसको भी लेकर आरोप लग रहे हैं। आयुष्मान योजना बंद करने की बात नहीं है, उसके आगे जाने की बात है। जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से आगे आयुष्मान योजना गई, तो उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद नहीं किया जी, उसमें और आगे ले जाने की और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया। इसी तरह से राइट टू हेल्थ जो है
वो आयुष्मान भारत से और आगे है। आयुष्मान भारत में सीमाएं हैं, राइट टू हेल्थ में सीमा नहीं रहेगा, ना 5 लाख की सीमा रहेगी, ना इलाज के बीमारी के किस्म की सीमा रहेगी। हर बीमारी की व्यवस्था आपको, डायग्नोसिस की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। आयुष्मान भारत में इंडोर पेशेंट्स को ही बीमा का लाभ मिलता है, आउटडोर पेशेंट्स को नहीं मिलता है। 70 से 84% आंकड़ा क्या है आउटडोर पेशेंट है, तो इतनी आबादी को तो लाभ भी नहीं मिलता। तो जो राइट टू हेल्थ है वो हर आबादी को हर जगह, चाहे वो आंगनबाड़ी है, चाहे मितानिन के माध्यम से हो, चाहे सब हेल्थ सेंटर के माध्यम से हो, आउटडोर पेशेंट को भी निःशुल्क दवाई, निःशुल्क डायग्नोसिस मिलेगी। आयुष्मान भारत जो प्रीमियम बेस्ड पॉलिसी है, ये भर्ती होने के बाद चालू होते हैं। हॉस्पिटल में जब आप एडमिट हो जाते हैं वो चालू होता है। तो ये सीमाएं हैं उस योजना की, हम उन सीमाओं के आगे आपकी सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहते हैं। जिन मुद्दों को लेकर इस बार आम चुनाव में जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, कितनी सीटें जीत पाएंगे? अच्छे परिणाम आएंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। केदार गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक और कमेंट उनसे भी ले लेते हैं। केदार गुप्ता जी, उनकी तो स्कीम है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने रीजंस भी बता दिए कि इंडोर पेशेंट्स को फायदा मिलता था, कहीं आउटडोर को नहीं मिलता था। तो तमाम चीजों को फॉलो अप करते हुए, सभी चीजों को देखते हुए जो राइट टू हेल्थ है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। मुझे तो दुख हुआ कि आप उनसे पूछ नहीं पाई कि आपके राइट टू हेल्थ आते तक के बीमारी का क्या होगा जो लोग बीमार पड़ेंगे। दूसरी बात, जो आउटडोर पेशेंट्स होते हैं, रमन सरकार ने उसके लिए 1 लाख रुपए का स्मार्ट कार्ड दिया हुआ है। वो 1 लाख के स्मार्ट कार्ड से साल भर में उनके परिवार के लोग इलाज करा सकते हैं। तो मैं कह रहा था ये लोग खाली बयानबाजी करते हैं। मैंने तो स्पष्ट आपसे सवाल किया है ना, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बताएं आयुष्मान योजना बंद है, राइट टू हेल्थ आने वाली है, इस बीच अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका क्या होगा। आउटडोर पेशेंट्स की उन्होंने बात की तो 1 लाख रुपए का स्मार्ट कार्ड हमारी सरकार ने दी थी, उसे भी बंद कर दिया, अब उसका क्या होगा। तो जुमलेबाज लोग हैं और मुझे दुख है कि बुद्धिजीवी भी इस बात को समझकर उस बात को उठाते नहीं हैं और खाली पूछते हैं मुद्दे क्या होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया केदार जी तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो खुद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि आयुष्मान योजना से बेहतर कैसे राइट टू हेल्थ हो सकता है। मुद्दों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव की बात हो रही है उनमें अच्छे परिणामों के साथ जीत हासिल करेंगे। वहीं केदार गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आयुष्मान योजना बंद हो गई, आपने राइट टू हेल्थ अभी चालू नहीं किया, बीच में कोई बीमार पड़ जाता तो उसका क्या फायदा होगा। मुद्दे महिलाओं से जुड़े हुए इसलिए थे क्योंकि दो महिला कैंडिडेट दोनों ही पार्टियों की तरफ से लोकसभा चुनाव में मैदान में है, लेकिन इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें फॉलो किया है, लेकिन कांग्रेस ने भी साफ किया कि वो आरक्षण, महिला आरक्षण के पक्ष में है और आगे भी इसी तरह से वो महिलाओं को, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल मुद्दों की बात भी हो रही थी, लेकिन मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियां आगे जाएगी और किसके मुद्दों में दम कितना होगा उसी को लेकर जनता भी अपना जनादेश देगी। फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहें अनादि टीवी।